वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 8 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए थे। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, ना केवल पीसीएस के लिए बल्कि जितने भी आने वाले आपके एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 9 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। पहला प्रश्न है, दो अलग अलग समुदायों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इकोटाइप, आर्केड, पारिस्थितिक तंत्र या इकोटॉन? दो अलग अलग समुदायों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को इकोटॉन कहा जाता है। डी है इसका आंसर। देखिए, इकोटॉन जो है वो दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच जंक्शन का एक क्षेत्र है। उदाहरण के लिए मैंग्रोव वन। ये जो मैंग्रोव वन है वो समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच इकोटॉन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त एग्जाम्पल देखें, घास का मैदान, आर्द्रभूमि, मुहाना, नदी तट आदि। तो विकल्प डी करेक्ट हो गया। इस टेस्ट सीरीज़ की आप प्लेलिस्ट बना इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 2 पर अजय, निम्नलिखित में से कौन भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं? देखिए, भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 4 हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4। यानी पूर्वी हिमालय है, ये पश्चिमी घाट है, और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र है, इंडो बर्मा, और ये है सुंडालैंड। तो यहाँ हो जाएगा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। इसके अतिरिक्त कोई है नहीं। सुंदरबन को हटा दीजिए। ठीक है, पूर्वी हिमालय यहाँ है, सुंदरबन नहीं है, पश्चिमी हिमालय नहीं है, पश्चिमी घाट होगा। सी है इसका आंसर। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। पूर्वी हिमालय, ठीक है, और इंडो बर्मा क्षेत्र यानी पूर्वोत्तर भारत और अंडमान द्वीप समूह, सुंडालैंड यानी निकोबार द्वीप समूह, और हो गया पश्चिमी घाट, ठीक है, और श्रीलंका वाला एरिया। देखिए, भारत के जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। यह पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। तो विकल्प सी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। CH4 यानी मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन O2 एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सॉरी, ऑक्सीजन O2 एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगर इस O3 हो जाता तो ओजोन हो जाती, जो निम्न स्तर की ओजोन है वो एक बिल्कुल ग्रीन हाउस गैस हो जाती फिर। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। देखिए, ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो थर्मल इंफ्रारेड रेंज के भीतर विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं। यह प्रक्रिया ग्रीन हाउस प्रभाव का मूल कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार गैसें यहाँ इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसके अलावा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन SF6 NF3 आदि। जबकि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार गैसें हैं वो पूछ ले तो नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, गैर मीथेन वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आदि। तो ये थोड़ा टफ बनाकर स्टेट PCS या UPSC में जाता है कि सीधे तौर पर जिम्मेदार गैसें और अप्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार गैसों को अलग अलग कर दीजिए या पहचान लीजिए। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सम्मिलित करना है, इंपॉर्टेंट है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल कौन किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जैव सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। जैविक प्रदूषण से संबंधित है स्टॉकहोम कन्वेंशन, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। तो डी का हो गया 1 और ए का हो गया 3। डी का 1, ए का 3, तो बी है आंसर। सी का 2, बी का 2, सी का 4। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, स्टॉकहोम कन्वेंशन अनवरत जैविक प्रदूषण से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत पूछते हैं, ओजोन परत से संबंधित है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है?
जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना 2010 में जारी की गई थी। इस योजना के तहत 10 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। इनमें हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन शामिल नहीं है। देखिए, जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना 2010 की नहीं, 2008 की है और इसके तहत 8 राष्ट्रीय मिशन है, 10 नहीं। इन 8 में शामिल हैं हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन शामिल नहीं है लिखा है, जबकि वो शामिल है। तीनों के तीनों ही गलत हैं, गलती अपने को बताना, डी है इसका आंसर। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों के बीच जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में 8 राष्ट्रीय मिशन हैं। ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन में प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुआयामी, दीर्घकालिक और एकीकृत रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 8 मिशन कौन कौन से? राष्ट्रीय सौर मिशन, उत्पन्न ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत विकास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, ये शामिल है। वहाँ तीसरे स्टेटमेंट था कि शामिल नहीं है, इसलिए गलत है वो। हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार वन आवरण के लिए न्यूनतम अनुशंसित भूमि क्षेत्र क्या है? 25%, 43%, 53%, 33%। 33% है ये। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य देश के कुल भूमि क्षेत्र का न्यूनतम 1/3 यानी 33% वन या वृक्ष आवरण के अंतर्गत होना चाहिए। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में मैंग्रोव क्षेत्रों का सही घटता क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वन क्षेत्र है वो है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के बाद है गुजरात में और ये कई वर्षों से है। तीसरा है अंडमान निकोबार और चौथे पर है आंध्र प्रदेश। तो सी है इसका आंसर। देखिए, मैंग्रोव झाड़ियाँ या छोटे पेड़ हैं। मैंग्रोव जो है वो झाड़ियाँ या छोटे पेड़ हैं जो तटीय खारे पानी में उगते हैं। 2023 भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4,991.68 वर्ग किलोमीटर यानी कुल क्षेत्र का 0.15% है, जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से 7.43 वर्ग किलोमीटर की मामूली कमी दर्शाता है। ठीक है, यानी 21 में ज़्यादा था, 23 में कम हो गया थोड़ा सा। और इस रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य का जो मैंग्रोव संबंधित डेटा है वो इस प्रकार से है। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में 2114 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद गुजरात में 1175 वर्ग किलोमीटर, फिर तीसरा है अंडमान और निकोबार 616 वर्ग किलोमीटर, और चौथे पर है आंध्र प्रदेश 405 वर्ग किलोमीटर। और इसी क्रम में वह पशु जो विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है कौन सा है? वो है विशालकाय पांडा। बी है इसका आंसर। विश्व वन्यजीव कोष या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर दुनिया का अग्रणी संरक्षण संगठन है और ये 100 से अधिक देशों में कार्य करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। विश्व वन्यजीव कोष का जो प्रतीक पशु है वो विशालकाय पांडा है। ये सब इम्पोर्टेंट है जितना भी है। और इसका मिशन जो है प्रकृति का संरक्षण करना और पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए सबसे गंभीर खतरों को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय वन्यजीव प्रजाति का वैज्ञानिक नाम इक्वस हेमियोनस है? किसका है? एशियाई जंगली गधे का नाम है, वैज्ञानिक नाम है इक्वस हेमियोनस। इसके अतिरिक्त बारहसिंगा, चिंकारा और नील गाय का भी देख लेते हैं। एशियाई जंगली गधे का जो वैज्ञानिक नाम है वो है इक्वस हेमियोनस और बारहसिंगा का है
सर्वस डुआउसेली। चिंकारे का है गजेला वेनेटी और नीलगाय का है, इसका याद रखिएगा, नीलगाय का क्या है, बोसेलाफस ट्रेगो कैमेलस। ये भारतीय कृषि क्षेत्रों में दिखाई देती है, ठीक है। और इसको डराने के लिए या भगाने के लिए या फसल को नष्ट ना करे, वो कार्टून लगा देते हैं, एक हैंडमेडेड कार्टून, नीलगाय और कौओं को भगाने के लिए। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। यह है पशु और यह है नस्ल, भदावरी भैंस की, सिंधी गाय की, जमुनापारी बकरी और बारबरी भेड़। देखिए, भैंस की भदावरी सही है, सिंधी गाय सही है, जमुनापारी बकरी सही है, जो बारबरी है वो भी बकरी की है, भेड़ की नहीं है, तो डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बारबरी भेड़ की नहीं बल्कि बकरी की नस्ल है, तो डी गलत है यहाँ पर। अन्य जानवरों की कुछ महत्वपूर्ण नस्लें, जैसे भैंस की भदावरी, जाफराबादी, मराठवाड़ी, महसाड़ा, गाय की साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, देओन, बकरी की बारबरी, बोअर बकरी, अमेरिकन पिग्मी और नाइजीरियाई मोना बकरी और सानेन, सानेन बकरी, जमुनापारी भी, एंग्लो नुबी बकरी भी। और भेड़ की क्या है, दक्कनी भेड़, नेल्लोर भेड़, बेम्बूर भेड़, गद्दी भेड़, मांड्या भेड़, मारवाड़ी भेड़ और चेन्नई लाल भेड़। तो सभी के आगे भेड़ लगा है, अलग करना आसान है इसको। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत के योजना आयोग ने देश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है। 15, बी है इसका आंसर। भारत सरकार के योजना आयोग ने देश को 15 व्यापक कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। दो कथन है यहाँ पर। पंतनगर में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था, इसका उद्घाटन 1960 में हुआ था। करेक्ट है दोनों के दोनों ये तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पंतनगर उस समय के उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का, पंतनगर उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था, इसका उद्घाटन 1960 में हुआ था। बाद में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की स्मृति में इसका नाम बदलकर कर दिया गया गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और यह वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वर्तमान में मतलब सन 2000 से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तरांचल के नाम से, और 2007 में उसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया। सोनालिका, अर्जुन, कुंदन निम्नलिखित में से किस फसल की किस्में हैं ये। सोनालिका, अर्जुन, कुंदन गेहूं की हैं ये। तो ये गेहूं की हैं, नीचे चावल की हैं। सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर भवानी, चंद्रिका, देश रत्न, कंचन, गोमती, लेरमा, रोजो, सोनारा, मेयो, ये सब हैं गेहूं की। चावल की हैं जमुना, कावेरी, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला, रत्ना, अमन चावल। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। उन्हें दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति को प्रारंभिक सफलता मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में मिली। बिल्कुल करेक्ट है पहला वाला कथन, दूसरा वाला भी करेक्ट है, तीसरा वाला भी करेक्ट है, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर 1 2 3। देखिए, हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। उन्हें दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अब भारत में आ जाइए। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था। और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के मध्य में विकासशील देशों में नई अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों की शुरुआत के कारण खाद्यान्न के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, विशेष रूप से गेहूं और चावल। इसे प्रारंभिक सफलता मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में मिली थी। तो तीनों के तीनों करेक्ट हो गए हैं। 1967-68 से 77-78 की अवधि में हरित क्रांति ने भारत की स्थितियों को खाद्यान्न की कमी वाले देशों से दुनिया के अग्रणी कृषि उपज वाले देशों में से
एक में बदल दिया। ठीक है, साथ ही साथ उपयोग बढ़ा पेस्टिसाइड का, ठीक है, फंगीसाइड का और इंसेक्टिसाइड का, जो कि खतरनाक है मनुष्य की खाद्य श्रृंखला के लिए। स्वीट पॉइजन है। 15वें प्रश्न पर आ जाइए। विभिन्न क्रांतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रांति के प्रकार उत्पादन, फल एवं सब्जी उत्पादन स्वर्णिम क्रांति, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति, पेट्रोलियम उत्पादन काली क्रांति, टमाटर के सामने गुलाबी क्रांति। देखिए, टमाटर उत्पादन है लाल क्रांति में, मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन लाल क्रांति में, गुलाबी क्रांति के लिए है प्याज उत्पादन। गलत डी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन या फसल उत्पादन, स्वर्णिम क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन और गैर पारंपरिक ऊर्जा के लिए, नीली क्रांति बहुत पूछते हैं मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन के लिए, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन हो गया, और गोल क्रांति आलू उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, सभी इंपॉर्टेंट है वैसे तो ये, गुलाबी क्रांति है प्याज उत्पादन के लिए। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। नंबर 16 पर आ जाइए। कौन सी फसल पीला रतुआ, भूरा रतुआ और काला रतुआ रोगों के प्रति संवेदनशील है? कौन सी फसल है? ये है गेहूं की फसल। गेहूं की फसल पीला रतुआ, भूरा रतुआ और काला रतुआ रोगों के लिए संवेदनशील होती है। पीले रतुए का विशिष्ट लक्षण वयस्क पौधों की पत्तियों पर नीले रंग की फुंसियों की समानांतर पंक्तियां होना है। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ये सही पता होना चाहिए आपको, कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है। इसी तरह का प्रश्न इस बार जो आरओ का एग्जाम्स हुआ था उसमें पूछा गया था। देखिए, खरीफ की फसल में चावल है, कपास है, सोयाबीन है, जूट है, सरसों नहीं है, सरसों रबी की फसल में आती है। खरीफ में चावल, ज्वार, मक्का, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, बाजरा, रागी, जूट आदि शामिल है। और रबी में गेहूं, मटर, दालें, सरसों आदि हो गए। और जायद में तरबूजा, खरबूज, ककड़ी, करेला, सूरजमुखी आदि। वो कभी ये बोई जाती हैं, कभी ये काटी जाती हैं, वो सब पता होना चाहिए, वो भी पूछ लेता है। नीचे दो कथन दिए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। एक फ्रेम में डालते हैं इसको। देखिए, अभिकथन क्या कहता है? कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। नहीं आता होगा तो गलत हो जाएगा। कारण क्या है इसका? यहाँ कुल चावल उत्पादन की लगभग 2/3 खेती रबी फसल के मौसम के दौरान की जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है। यहाँ कुल चावल उत्पादन की लगभग 2/3 खेती, चावल तो खरीफ में आएगा ना, रबी लिखा है यहाँ पर, इसने गलत हो गया दूसरा। तो अभिकथन ए सही है और आर गलत है। देखिए, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है और यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ कुल चावल उत्पादन की लगभग 2/3 खेती खरीफ के मौसम के दौरान की जाती है। यहाँ चावल के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रायलसीमा है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। चावल की फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही सुमेलित है? यह है ग्रीष्म और यह है ऋतु। अमन ओस बोरो। अमन शीत ऋतु की फसल है, ओस शरद ऋतु की फसल है, बोरो ग्रीष्मकालीन फसल है। क्या ये बात सही है तीनों? बिल्कुल, ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, जो अमन है वो बोई जाती है जून जुलाई में, काटी जाती है नवंबर दिसंबर में, तो सर्दियों की फसल हो गई। ओस जो है उसकी बुआई होती है मई जून में, सितंबर अक्टूबर में कटाई, तो शरद ऋतु की फसल हो गई। बोरो या दलुआ नवंबर दिसंबर में बुआई, मार्च अप्रैल में कटाई, तो ग्रीष्मकालीन फसल हो गई। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी इलाकों से निकलती है? गंगा नदी की इनमें से एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी इलाकों से निकलती है वो है गोमती नदी।
देखिए गोमती नदी जो है गंगा के मैदान की एक जलोढ़ नदी और गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक मेनकोट के पास गोमलताल झील से निकलती है, जिसे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर में फुलहर झील भी कहा जाता है इस गोमलताल को। गोमती नदी की सहायक नदियों की बात करें तो गचाई, सई, जोमकाई, बरना, चूहा, सरयू, गिरी, कल्याणी, कटना। नंबर 21 है महोगनी, एनी, आवनू, शीशम निम्नलिखित में से किस प्रकार की वन श्रेणियों से संबंधित है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यानी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या सदा हरित वन कह लीजिए इनको। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन जो होते हैं वो अच्छी तरह से स्तरीकृत होते हैं, जिनकी परतें जमीन के करीब होती हैं और झाड़ियों एवं लताओं से ढकी होती हैं, जिनमें छोटी संरचना वाले पेड़ होते हैं। इसके बाद विभिन्न प्रकार के ऊंचे पेड़ होते हैं। इन वनों में पेड़ 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। पेड़ों के जो पत्ते हैं वो झड़ने, फूल आने और फल लगने का कोई निश्चित समय नहीं है इनका। यूं तो यह जंगल साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं और इन वनों में पाई जाने वाली प्रजातियों में शीशम, महोगनी, एनी, अबनूस आदि शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी? भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी 1903 में। आधुनिक तर्ज पर उद्योग का विकास 1903 में हुआ, जब बिहार में एक चीनी मिल शुरू की गई थी। इसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में चीनी मिलें शुरू की गई। देश भर में वर्ष 1950-51 में 139 चीनी मिल कार्यरत थी, जिनकी संख्या 2010-11 में बढ़कर 662 हो गई और अब तो उससे भी ज़्यादा हो गई होगी। झुंझुनू, बालाघाट, सिंहभूमि निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं ये? राजस्थान का झुंझुनू, झारखंड का सिंहभूमि, मध्य प्रदेश का बालाघाट, ये तांबे के लिए हैं। विद्युत उद्योग में तार, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर और जनरेटर बनाने के लिए तांबा एक अनिवार्य धातु है। तांबे का भंडार मुख्य रूप से झारखंड में सिंहभूमि जिला, मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला, राजस्थान में झुंझुनू तथा अलवर जिलों में होता है। तांबे के छोटे उत्पादक आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला में अग्निगुंडला, कर्नाटक के चित्रदुर्ग और हसन जिले हैं, तमिलनाडु का दक्षिण आरकोट जिला। मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है ये। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है? जिस कोयले में कार्बन की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है वो उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा है। ठीक है, इसी क्रम में ही लिखा है ये, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। देखिए, कोयले की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थ लकड़ी से हुई है। जब जंगलों के बड़े हिस्से तलछट के नीचे दब जाते हैं तो नीचे से ताप और ऊपर से दबाव के कारण लकड़ी जो है जल जाती है और विघटित हो जाती है। इस प्रक्रिया से कोयला बनता है, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा होने में सदियों का समय लग जाता है। ठीक है, कार्बन सामग्री के आधार पर कोयले का वर्गीकरण यदि हम देखें तो एंथ्रेसाइट सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है। 80 से 85% कार्बन होता है इसमें। उसके बाद बिटुमिनस में 60 से 80% तक कार्बन होता है। बिटुमिनस के बाद लिग्नाइट में 40 से 55% तक कार्बन, और उसके बाद पीट है 40% से कम कार्बन सामग्री। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? विषुब 21 मार्च को, ग्रीष्म अयनात 21 जून को, विषुब 22 सितंबर अगस्त को और शीत अयनात 22 दिसंबर को। देखिए, यह अपनी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच दें। काल्पनिक रेखा है, अक्षांश रेखा 0 डिग्री, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब विषुब यहाँ भी होगा, ग्रीष्म अयनात यहाँ भी होगा, विषुब यहाँ भी होगा और शीत अयनात यहाँ भी होगा। तो विषुब तो 21 मार्च को होता है। ठीक है, इक्विनॉक्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। और दक्षिणी गोलार्ध में होता है 22 सितंबर को। और ग्रीष्म अयनात 21 जून को होता है और दक्षिणी गोलार्ध में होता है शीत अयनात 22 दिसंबर को। तो यहाँ सितंबर आना चाहिए। विषुब यानी इक्विनॉक्स 21 मार्च को होगा, फिर होगा 22 सितंबर को।
ग्रीष्म अयनात जिसको समर सॉल्स्टिस बोलते हैं वो 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में होता है विंटर सॉल्स्टिस 22 दिसंबर को। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिसमैच है? यह है ज्वालामुखी, यह है संबंधित देश, एंकाकागुआ अर्जेंटीना, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, एटना इटली, फ्यूजियामा जापान होना चाहिए। एंकाकागुआ अर्जेंटीना में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, एटना इटली, फ्यूजियामा जापान, ना कि फिलीपींस। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर एस पर व्हाट्सअप करके। चलिए 27वां प्रश्न है, वायुमंडलीय संरचना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन लगभग नगण्य मात्रा में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से केवल 200 किलोमीटर की दूरी तक पाए जाते हैं। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। 200 तो बहुत ज़्यादा हो गया, केवल 90 किलोमीटर तक रहेगी CO2। देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल जो है वो गैसों से, जलवाष्प और धूल कणों से बना है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन लगभग नगण्य होगी, तो पहला करेक्ट है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर तक ही पाए जाते हैं, दूसरा गलत है। वहाँ 200 लिखा था। विकिरण की परावर्तित मात्रा कहलाती है क्या? देखिए, सनलाइट आ रही है ऊपर से, तो पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको परावर्तित करती हैं, ठीक है, उतनी ही तेज़ी से। जैसे कि बादल हो गए, जो ड्राई आइस है, सूखी बर्फ, वो भी परावर्तित करेगी। जितनी सतह काली होगी, जैसे डांबर वाली सड़क, वो उतना अब्जॉर्ब करेगी, कम परावर्तित करेगी। तो विकिरण की परावर्तित मात्रा जो है वो एल्बिडो कहलाती है। और जितनी संरचना सफ़ेद होगी ना, उसका एल्बिडो उतना अधिक होगा। जैसे सफ़ेद छाते का एल्बिडो जून में बहुत अधिक होगा, और काला छाता कोई बाहर लगाकर निकले धूप में, तो उसका एल्बिडो बहुत कम होगा। यानी वो उतना काला सबसे ज़्यादा परावर्तित करता है, और सफ़ेद सबसे ज़्यादा, काला सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है, सफ़ेद सबसे ज़्यादा परावर्तित। एल्बिडो किसी वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत पृथ्वी का एल्बिडो कहलाता है। सूर्य तप, ये ऑप्शंस में थे सारे। सूर्य से आने वाला सौर विकिरण। समताप रेखा क्या होती है? समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। वार्षिक सीमा क्या है? सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों के औसत तापमान के बीच का अंतर। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक पृथ्वी पर तापमान वितरण को नियंत्रित करते हैं? पृथ्वी पर तापमान वितरण को नियंत्रित करते हैं अक्षांश, ऊंचाई, महासागरीय धाराएं। पृथ्वी पर तापमान के वितरण को तीनों ही नियंत्रित करते हैं, 1 2 3 डी। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तापमान वितरण को नियंत्रित करने के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं वो अक्षांश है, ऊंचाई है, समुद्र से दूरी है, वायु राशि है, और महासागरीय धाराएं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हिंद महासागर में चक्रवात को चक्रवात बोलते हैं। अटलांटिक महासागर में हरिकेन बोलते हैं क्या? पूर्वी प्रशांत महासागर में टाइफून बोलते हैं क्या? ऑस्ट्रेलिया में बिली विली बोलते हैं क्या? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक आतंकवादी घटना हुई जो बहुत ही दुखद है। ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली बोलते हैं। अटलांटिक महासागर में हरिकेन बोलते हैं। हिंद महासागर में चक्रवात बोलते हैं। पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून बोलते हैं। तो सी यहाँ पर मिसमैच है, यही आंसर है डी। और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है एग्जाम्स में। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो तेज तूफान है जो उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर बनते हैं और फिर तट की ओर बढ़ते हैं। ये चक्रवात तूफानी लहरों, शक्तिशाली पवनों और अत्यधिक वर्षा के साथ विशाल क्षेत्रों के लिए विनाशकारी हैं। यह अब तक की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हिंद महासागर में चक्रवात को चक्रवात बोलते हैं। अटलांटिक महासागर में हरिकेन बोलते हैं। पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून है, न कि पूर्वी। और ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सालों से एग्जाम्स में पूछा आता आ रहा है, चाहे स्टेट PCS हो, UPSC हो, या दूसरे एग्जाम्स हो, SSC, रेलवे वगैरह। 31वां प्रश्न है, वह घटना जब ठोस वस्तुओं की ठंडी सतह पर पानी की बूंदों के रूप में नमी जमा हो जाती है कहलाती है? ओस, पाला, कोहरा, कुहासा।
जब ठोस वस्तुओं की ठंडी सतह पर पानी की बूंदों के रूप में नमी जमा हो जाती है तो क्या कहलाएगी? ओस है, ड्यू है। ठीक है। जब नमी ठोस वस्तुओं जैसे कि पत्थर हो गया, घास के ब्लेड हो गए, पौधों की पत्तियों की ठंडी सतह पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है, इसे ओस कहते हैं, ड्यू कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ओस के निर्माण के लिए आदर्श परिस्थितियां निर्मल आकाश यानी स्वच्छ आकाश होना चाहिए, वायु जो है वो शांत होनी चाहिए, हवा बहुत धीरे बहनी चाहिए, उच्च सापेक्ष आर्द्रता, ठंडी लंबी रातें ओस के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। ठीक है। ओस जो है वो ओस बिंदु हिमांक बिंदु से ऊपर हो, नीचे होगा तो जम जाएगा। संवहनीय वर्षा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? संवहनीय वर्षा के लिए आवश्यक है वायु का गर्म होना। देखिए, गर्म होने पर वायु जो है वो हल्की हो जाती है और संवहनीय धाराओं के ऊपर उठती है। जैसे जैसे ऊपर उठती है और फैलती है वैसे ही यह अपनी ऊष्मा खो देती है तथा परिणाम स्वरूप संघनन यानी कंडेंसेशन होता है एवं संचयी बादल बनते हैं। तत्पश्चात गड़गड़ाहट और बिजली चमकने के साथ भारी वर्षा होती है, लेकिन ये अधिक समय तक नहीं रहती। गर्मियों में या दिन के गर्म हिस्सों में ऐसी वर्षा सामान्य है। यह भूमध्य रेखीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के आंतरिक भागों विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में अधिक सामान्य है। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से आकाश में सबसे ऊंचे जो बादल होते हैं, मेघ होते हैं, उनका नाम क्या है? पहले वाले टेस्ट में भी था ये प्रश्न। पक्षाब मेघ इनको बोलते हैं अंग्रेजी में सिरस, सिरस क्लाउड यानी पक्षाब मेघ। देखिए, पक्षाब मेघ 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर बनने वाले सबसे ऊंचे मेघ हैं। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। इनका रंग हमेशा सफ़ेद होता है और सबसे ज़्यादा यही इनका एल्बिडो होता है। चौंतीसवां प्रश्न है, महासागरों में उत्पन्न होने वाले ज्वार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? लघु ज्वार, बृहत ज्वार। लघु ज्वार तब घटित होता है जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। बृहत ज्वार तब घटित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे से समकोण पर होते हैं। ये लो टाइड है, हाई टाइड है। देखिए, हाई टाइड यानी बृहत ज्वार तब बनेगा जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे, और लघु ज्वार तब बनेगा जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी समकोण पर होंगे। तो ऊपर का नीचे लिखा है, नीचे का ऊपर लिखा है, दोनों गलत है, डी है इसका आंसर। बृहत ज्वार यानी हाई टाइड, लघु ज्वार यानी नीप टाइड कह लो, वो टाइड कह लो। ठीक है। तो हाई टाइड के लिए क्या जरूरी है? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी। इन्हें बृहद ज्वार कहा जाता है और ये महीने में 2 बार, एक पूर्णिमा और दूसरा अमावस्या पर आते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। लघु ज्वार जो है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक दूसरे से समकोण पर होते हैं तथा सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तियां एक दूसरे से प्रतिकार करती हैं, एक दूसरे का प्रतिकार करती हैं। चंद्रमा का अन्वेषण, चंद्रमा का आकर्षण हालांकि सूर्य से 2 गुने से भी अधिक प्रबल है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की प्रतिकारक शक्ति के कारण यह कम हो जाता है। ठीक है। तो बृहद ज्वार और लघु ज्वार के बीच 7 दिन का अंतराल होता है। और कितने प्रश्न बचे? 35वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न यही है, निम्नलिखित में से किस झील की लवणता जो है वो सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा जो लवणता है वो है तुर्की की बान झील की, लेक बान, ये है इसका आंसर। तुर्की की बान झील की जो लवणता है वो 330 प्रति हजार है। यह दुनिया की सबसे ज़्यादा लवणीय झील है। जल निकायों में सर्वाधिक लवणता तुर्की की बान झील में है, 330। मृत सागर में 268, ग्रेट सॉल्ट लेक में 220, कैस्पियन सागर की है 12.8। यहाँ एक नोट है, इसको याद रखिएगा। क्या है नोट? दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। यह रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान जैसे देशों में फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,43,000 वर्ग किलोमीटर,
1,43,000 वर्ग मील, यानी वर्ग किलोमीटर में देखें तो 3,74,000 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे आयतन, सतह क्षेत्र और गहराई के हिसाब से सबसे बड़ी खारे पानी की झील बनाती है। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और यहाँ प्रश्न क्या है, लवणता किसकी ज़्यादा है? तो बान झील की लवणता सर्वाधिक है। तो 35 प्रश्न थे ये ज्योग्राफी के, साथ में एनवायरनमेंट इकोलॉजी भी। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। ये नंबर इस पर व्हाट्सअप करके फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं आप। बीच में काफ़ी टाइम से कोई टेस्ट नहीं आया, लेकिन कंटिन्यू रहेगा अब।